चलिए, सो माय डियर फ्रेंड्स, आज हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनी, या हम बोले उसे टाइप्स ऑफ कंपनीज का। तो मैं आप लोगों को टाइप्स ऑफ कंपनी स्टार्ट करने से पहले एक चार्ट रेफर करवाना चाहता हूं। मेरे नोट्स में आप लोगों को एक चार्ट नजर आ रहा होगा। जस्ट मिनट, मैं स्लाइड में भी एक बार ड्रॉ कर देता हूं आपके लिए। आई विल ओके, चलिए, यस, ये हमारी स्लाइड आ गई है और अब हम इसमें लिख देते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनी। क्लासिफिकेशन, या हम इसे बोलेंगे टाइप्स ऑफ कंपनीज। तो राम तेरे कितने नाम, कंपनी तेरे कितने नाम। तो आज ये देखा जाएगा कि कितने नाम हैं। और अगर हम देखें तो यहां पर नाम तो इतने सारे हैं, लेकिन दे आर बेसिकली फोकस्ड ऑन काम। सो अलग अलग टाइप की कंपनीज होती है, अलग अलग क्लासिफिकेशन होते हैं। क्या डिफरेंट क्लासिफिकेशन है, किस प्रकार की कंपनियां एस्टैब्लिश्ड है, और आप लोगों के लिए भी प्रैक्टिकली अगर मैं बात करूं तो आपके फाउंडेशन लेवल पे सबसे ज्यादा अगर चांसेस है क्वेश्चंस बनने के, तो वो है टाइप्स ऑफ कंपनीज में से। सो टाइप्स ऑफ कंपनीज एक ऐसा टॉपिक है जिसको हम 2-3 दिन कंटिन्यू करेंगे, एंड वी विल बी डिस्कसिंग एवरी टाइप ऑफ कंपनी इन डिटेल, ताकि आप लोगों को एग्जाम में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आए व्हेन यू आर राइटिंग योर आंसर्स। चलिए, तो टाइप्स ऑफ कंपनीज कितने प्रकार की होती हैं, उसमें हम लोग क्लासिफिकेशन देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी। क्या याद आ रहा है, मैंने आप लोगों को बोला था लाइबिलिटी क्लॉज ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, या और थोड़ा सा याद आ रहा होगा, मैंने बोला था लिमिटेड लाइबिलिटी एक कैरेक्टरिस्टिक्स होता है कंपनी का। तो कितने लोगों को याद आ रहा है कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स ऑफ द कंपनी? सब याद आ रहा है? सेपरेट लीगल आइडेंटिटी, लिमिटेड लाइबिलिटी, आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, परपीचुअल सक्सेशन, सेपरेट प्रॉपर्टी, कैन स्यू, कैन बी स्यूड, रिप्रेजेंटेटिव मैनेजमेंट, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ द, मतलब हम लोगों ने बहुत सारे फीचर्स देखे थे और उसमें से एक फीचर था लिमिटेड लाइबिलिटी। आर यू गेटिंग द पॉइंट? तो लिमिटेड लाइबिलिटी वाला फीचर जो है, उसी के बेसिस पे हम आज टाइप्स ऑफ कंपनी देखते हैं। टाइप्स ऑफ कंपनीज ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी। लाइबिलिटी के आधार पर हम बात करें तो कितने टाइप्स की कंपनीज होती हैं, उसमें हम लोग देखते हैं फर्स्ट कंपनी limited by shares. So coming on to this company, which is a company limited by shares, मैंने आप लोगों को यहां पर बताया था, जब मैं लिमिटेड लाइबिलिटी पढ़ा रहा था, मैंने बोला था इसका डिटेल डिस्कशन लिमिटेड बाय शेयर्स का मैं तब करूंगा जब हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनीज देखेंगे। एंड आपके सामने क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनी स्टार्ट कर दिया है और सेक्शन लिख देता हूं कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स का, सेक्शन 2 का सबसेक्शन 22। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स एक सिंपल सी बात है कि अगर कोई कंपनी इनकॉर्पोरेट हो रही है, देन इट इज अ लिमिटेड लाइबिलिटी कॉन्सेप्ट। तो वहां पर जितने लोग कंपनी के इन्वेस्टर है, शेयर होल्डर है, मेंबर है, उनकी लाइबिलिटी लिमिटेड ही होगी। ये बात हो चुकी है। अब लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ व्हाट? लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ शेयर्स, लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ गारंटी। इसीलिए हम लोग आज लिमिटेड बाय शेयर्स वाली कंपनी कौन सी होती है ये देख रहे हैं। सो
कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स क्या होती है? ऐसी कंपनियां जो अपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन पढ़ना बाकी है। सेक्शन नंबर 4 अभी मैंने आप लोगों को नहीं पढ़ाया है, बट इतना तो आपको बता दिया है मैंने, और इतना आप जानते भी हैं कि कंपनी के कुछ डॉक्यूमेंट बेसिक डॉक्यूमेंट होते हैं जिसे हम पब्लिक डॉक्यूमेंट्स बोल सकते हैं, और उन पब्लिक डॉक्यूमेंट्स में से एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है। डिटेल डिस्कशन फिर बाद में कर लेंगे, लेकिन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का जनरल डिस्कशन यह है कि अगर कोई कंपनी इनकॉर्पोरेट हो रही है तो बिना मेमोरेंडम के नहीं होगी। तो मेमोरेंडम ऐसा क्या खास है? इट इज द आउटलाइन ऑफ द कंपनी, इट इज द बाउंड्री ऑफ द कंपनी, इट इज द चार्टर ऑफ द कंपनी, इट इज द मेन डॉक्यूमेंट शोइंग द पावर्स ऑफ द कंपनी। कंपनी क्या कर सकती है, कंपनी का नाम क्या है, कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस क्या है, कंपनी के ऑब्जेक्टिव क्या है, कंपनी की लाइबिलिटी क्या है, कंपनी की कैपिटल, मतलब कंपनी से जुड़े हुए ऐसे इंपॉर्टेंट 7 क्लॉजेस। पहले कंपनी एक्ट 1956 में 6 क्लॉजेस होते थे, अब 7th क्लॉज और आ गया है 1% कंपनी ओपीसी आने के बाद। खैर, मैंने आपको बेसिक्स बताया, डिटेल डिस्कशन बाद में करना है। तो क्या मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कंपनी का प्राइमरी या मेन डॉक्यूमेंट है? उस प्राइमरी या मेन डॉक्यूमेंट में अगर हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो उसमें 4th क्लॉज, 4th पॉइंट बोल लो आप, 4th क्लॉज बताती है लाइबिलिटी क्लॉज, और कंपनी को बताना पड़ेगा कि चूंकि कंपनी की इंपॉर्टेंट फीचर्स है लिमिटेड लाइबिलिटी, तो आप लोगों को मेंशन करना पड़ेगा लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ व्हाट। अगर मेंबर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड है और एक लिमिटेड कंपनी है, तो लिमिटेड कंपनी में लिमिटेड लाइबिलिटी कितनी? सो व्हाट विल बी द क्वांटम ऑफ लाइबिलिटी? तो यहां पर बोला गया कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स में बोला गया तो मेंबर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड होगी टू द एक्सटेंट ऑफ शेयर्स। ठीक है, अब अगर हम बात करें टू द एक्सटेंट ऑफ शेयर्स, तो एक्सटेंट ऑफ शेयर्स का मतलब है अनपेड अमाउंट ऑन शेयर्स इशूड। कितने लोग जानते हैं कि कंपनी जब अपने शेयर्स इशू करती है, तो उसकी फेस वैल्यू, प्रीमियम या जो भी आप चार्ज कर रहे हो इन्वेस्टर से, फॉर एग्जाम्पल एट द रेट ₹10, 10 रुपये का एक शेयर आप लोगों ने इशू करा। तो क्या ऐसा हो सकता है कि ये 10 रुपए का शेयर है और आप लोगों ने 7 रुपीज ही कॉल करवाए हैं? कितने रुपी अनपेड है? 3 रुपीज अनकॉल्ड, एंड आगे लिख देता हूं अनपेड। अनकॉल्ड भी है और अनपेड भी है। नाउ telling a simple way to answer a question. अगर मैं आपसे पूछूं कि अनपेड अमाउंट है 3 रुपया प्रति शेयर, 3 रुपी पर शेयर, सो इन केस अगर अब कंपनी को आपसे पैसा बुलवाना है, सिंपल क्वेश्चन, so how much amount the company can call from you as a investor, you as a shareholder, you as a member. आप मेंबर हैं, शेयर होल्डर है, तो अब आप मुझे बताएं कितना रुपया बुलवा सकती है कंपनी आपसे? और सिंपल आंसर था, मुझे मालूम है आप सही बोल रहे हैं, 3 रुपीज पर शेयर और बुलवा सकती है। क्या एक मेंबर जिसका 1 शेयर है कंपनी में, कितना शेयर होल्ड कर रहा है वो? 1 शेयर इन द शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी ऑफ ₹10, जिसमें कि 7 रुपीज पे हो चुके हैं, 3 रुपीज आउटस्टैंडिंग या 3 रुपीज अनकॉल्ड है, टू बी पेड है। अब कंपनी अगर सेक्शन 2 सबसेक्शन 22 वाली कंपनी है, अगर कंपनी सेक्शन 2 सबसेक्शन 22 वाली कंपनी है, तो कितना अमाउंट
और बुलवा सकती कंपनी 3 रुपीज उस पर्टिकुलर मेंबर से, या अगर इन ऑल बात करें तो सारे शेयर होल्डर से 3 रुपी पर शेयर बुलवा सकती है, पर शेयर। तो ये कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स हुई, और लिमिटेड बाय शेयर्स में हर मेंबर की लाइबिलिटी, बोलो 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 बोलो, हर मेंबर की लाइबिलिटी लिमिटेड है टू द एक्सटेंट ऑफ अनपेड अमाउंट ऑफ द शेयर्स, टू द एक्सटेंट ऑफ अनपेड अमाउंट ऑफ द शेयर्स। और यहां पर जो अनपेड अमाउंट ऑफ द शेयर्स दिख रहा है वो 3 है, सो मेंबर्स विल बी हेल्ड लाइबल फॉर ₹3। एक क्वेश्चन और होगा यहां से, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स अगर आपको समझ में आ गई है तो ये जो 3 रुपया है अनपेड अमाउंट है, ये जो लाइबिलिटी है, इस अमाउंट के लिए कब आप शेयर होल्डर्स को, मेंबर्स को बोल सकते हो कि प्लीज पे? क्या ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी, किसी भी मोड़ पर, वेनेवर यू विश, वेनेवर यू डिमांड, वेनेवर यू वांट, क्या आप लोग 3 रुपया बुलवा सकते हो? यस, यू कैन कॉल 3 रुपीज एनी टाइम, एनी टाइम, कभी भी आप ये 3 रुपया बुलवा सकते हो। लेकिन अभी आप लोगों ने 3 रुपया बुलवाने की बात तो कर ली है, मेरी बात समझिएगा, अभी आपने 3 रुपया बुलवाने की बात तो कर ली है, लेकिन अब आपको वाइंडिंग अप तक का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। यू कैन कॉल दिस अमाउंट एनी टाइम ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी। मेरे वर्ड्स ध्यान रखिएगा, ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी कभी भी बुलवा सकते हो। अब क्या आफ्टर द लाइफ टाइम बोले तो एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप? यस, तो लाइफ टाइम, वाइंडिंग अप, कभी भी ये अमाउंट बुलवाया जा सकता है जितना अनकॉल्ड या अनपेड अमाउंट है, बिकॉज मेंबर्स विल बी हेल्ड लाइबल एंड देयर लाइबिलिटी विल बी लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ, लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ शेयर्स। ठीक है, यहां तक किसी को कोई डाउट हो तो बताइए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी। सेकेंड क्लासिफिकेशन कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी पे आते हैं। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है ना, इसके लिए मैंने सेक्शन पहले बताया था, लेकिन आज डिटेल डिस्कशन है। सेक्शन 2 सब सेक्शन 21, ये मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन पहले कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ड्यूरिंग द लाइफ टाइम, एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप, कभी भी बुलवाओगे। कितना अमाउंट? मेंबर्स विल बी हेल्ड लायबल टू द एक्सटेंट ऑफ अनपेड अमाउंट ऑफ द शेयर्स, यस और नो? तो ये इंपॉर्टेंट बातें आपकी हो गई। सो मेंबर की लाइबिलिटी लिमिटेड होगी टू द एक्सटेंट ऑफ शेयर्स। कौन सी कंपनी के केस में? सर, एक कंपनी होती है जिसको क्लासिफाई किया गया सेक्शन 2 में, और आप लोग अच्छी बात जानते हो सेक्शन 1 ज्यादातर केस में हमारा शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट और कमेंसमेंट डेट का ही होता है। तो सेक्शन नंबर 2 ज्यादातर केस में किसका होता है? सेक्शन नंबर 2 ज्यादातर केस में हमारे पास होता है डेफिनेशंस का। सो हम लोग सेक्शन 2 डेफिनेशंस ही पढ़ रहे हैं, लेकिन आप सीक्वेंशियली ना पढ़ते हुए हम अलग अलग टाइप, जब जब हमारे को जो सेक्शन रेफरेंस के तौर पे आ रहा है वो सेक्शन हम पढ़ रहे हैं। ये अलग बात है कि मैं आपको अपने एंड से एक सेक्शन की लिस्ट दे दूंगा, लेकिन हम इंपॉर्टेंट सारे ही डेफिनेशंस के प्रोविजन जितने इंपॉर्टेंट है वो क्लास में कवर करेंगे। ठीक है, चलिए, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। Coming on to this particular point, company limited by guarantee. Guarantee मतलब all the members will be held liable. Members will be held liable to the extent of amount guaranteed. To the extent of amount guaranteed. अब ये अमाउंट गारंटी कौन कर रहा है? ये मेंबर्स ही कर रहे हैं। कहां पर कर रहे हैं? अगेन रिपीट करूंगा, अगेन रिपीट करना चाहूंगा, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में।
मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का जो फोर्थ क्लॉज मैंने आपको बताया है विथ रिस्पेक्ट टू लाइबिलिटी, लाइबिलिटी से रिलेटेड जो मैंने आपको क्लॉज बताया है उसमें आप लोगों को बताना पड़ेगा आइदर आपकी लाइबिलिटी लिमिटेड है टू द एक्सटेंट ऑफ शेयर या आपकी लाइबिलिटी लिमिटेड है टू द एक्सटेंट ऑफ गारंटी। और गारंटी का मतलब है हर मेंबर जो सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम बन रहा है, रिपीट कर रहा हूं, हर मेंबर जो सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम बन रहा है। सर ये ऐसा क्यों कर रहे हो, सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम बन रहा है, ऐसा मेंबर जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की सिक्स्थ क्लॉज में, सिक्स्थ बोले तो सिक्स्थ पॉइंट में साइन करता है, डिक्लेरेशन करता है कि मैं इतने शेयर्स के लिए मेंबर बन रहा हूं। जो लोग उस मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को सबमिट कर रहे हैं, साइन कर रहे हैं, डिक्लेयर कर रहे हैं, एसोसिएशन करने का वादा कर रहे हैं, इस कंपनी के साथ हम एसोसिएटेड है, साइन कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? अभी समझ में आ रहा है? तो वो सारे लोगों का नाम क्या होता है, रिपीट कर दीजिए पूरे स्टूडेंट्स। सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम। सब्सक्राइबर कौन? जो कंपनी के शेयर्स लेने का वादा कर रहे हैं, जो कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने का वादा कर रहे हैं, जो बता रहे हैं कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो सबमिट किया जा रहा है ये हम सब लोग डिक्लेयर कर रहे हैं, सबमिट कर रहे हैं इन द लाइक प्रेजेंस ऑफ विटनेस, गवाह के सामने। और आप लोग जब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन रजिस्टर्ड करवाते हो, और आप लोगों को मालूम है कि हर स्टेट की अपनी एक स्टैंप ड्यूटी होती है, बाकायदा रजिस्टर्ड करवा देते हो आप मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, साइन कर देते हो। तो अब आप सब लोग क्या हो गए, जितने लोग ये कंपनी का इनकॉर्पोरेशन कर रहे हैं, मेमोरेंडम पे साइन कर रहे हैं, वो हो गए सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम। वही लोग ओरिजिनल कहलाए जाते हैं। अच्छा आप सब्सक्राइबर हो, ओ हो मेमोरेंडम सब्सक्राइब किया, मतलब आप एक तरीके से प्रमोटर, ओनर हो गए, है ना। आप कुछ बात सुनिए, अगर कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का फोर्थ क्लॉज जो लाइबिलिटी क्लॉज है वहां पर आप अमाउंट गारंटी कर रहे हो। अमाउंट गारंटी करने का मतलब समझ लीजिए, किसी एक मेंबर ने बोल दिया, हमारे अग्रवाल साहब, कि मैं लायबल रहूंगा टू द एक्सटेंट ऑफ 1 लाख। हमारे सेकेंड नंबर के शर्मा जी बोलते हैं हम लायबल रहेंगे टू द एक्सटेंट ऑफ 2.5 लाख। ठीक है शर्मा जी, लिख दीजिए गारंटीड अमाउंट। ऐसे ही वर्मा साहब बोलते हैं आई विल बी लायबल टू द एक्सटेंट ऑफ 50,000 ओनली। ठीक है वर्मा जी, तो 1 लाख, 50,000, 2.5 लाख। और एक हमारी नैन्सी, हमारी मतलब कंपनी की नैन्सी, वो बोलती है कि मैं लिखती हूं कि हम लायबल रहेंगे टू द एक्सटेंट ऑफ 10 lakhs। तो अब मैं आपसे पूछता हूं कि क्या इस केस में सबने अपने अपने लेवल पर लायबिलिटी गारंटी कर दी है? और जब सभी लोगों ने अपने अपने लेवल पे अमाउंट गारंटी कर दिया है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से यह है, क्या ये कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी बन गई है या हम इसे गारंटी कंपनी बोल सकते हैं? और अगर हम लोग इस कंपनी को गारंटी कंपनी बोल सकते हैं तो अब हर मेंबर लायबल रहेगा कितने के लिए? हर मेंबर लायबल रहेगा टू द एक्सटेंट ऑफ अमाउंट गारंटीड बाय द मेंबर्स एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। सर थोड़ा धीरे बोलिए। ऐसे सारे मेंबर जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में अमाउंट को गारंटी करते हैं, हर वो मेंबर उतने अमाउंट के लिए लायबल रहेगा जितने अमाउंट के लिए उन लोगों ने गारंटी किया है। गारंटी कंपनी में सभी लोग अपना अपना अमाउंट गारंटीड बता देते हैं और वो उतने ही लायबल रहेंगे टू द एक्सटेंट ऑफ द अमाउंट गारंटीड in the memorandum of association at the time of incorporation of the company। यहां पर ठीक है। अब इसमें एक बात और आएगी, जैसे मैंने कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स में बताया था, यह पैसा कब बुलवाया जा सकता है? मैंने बोला था ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी और एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप, वहां पर। लेकिन अब आ जाइए
कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी में, और इस केस में ये अमाउंट जो गारंटीड अमाउंट है, ये जो लाइबिलिटी है मेंबर्स की, ये कब एक्रू होगी या ये कब आप मेंबर्स से बुलवा सकते हैं, शेयर होल्डर से कब कॉल कर सकते हैं कि लाइए 1 लाख दीजिए मिस्टर क्या नाम था आपका, अग्रवाल जी, लाइए वर्मा जी 50,000 दीजिए, शर्मा जी 2.5 लाख, और हाय नैन्सी 10 लाख दीजिए। ये कब बुलवा सकते हैं? यू कैन कॉल ओनली एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप। कंपनी के वाइंडिंग अप के समय ही ये 10 लाख का या ये XYZ जो भी अमाउंट है ये आप बुलवा सकते हो, नॉट ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी। माइंड माय वर्ड्स, कंपनी के लाइफ टाइम में ये अमाउंट नहीं बुलवा पाओगे। ये अमाउंट सिर्फ और सिर्फ तभी बुलवा पाओगे जब वाइंडिंग अप हो जाएगा कंपनी का, तब ही। चलिए, सो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स सेक्शन 2 सबसेक्शन 22 और कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी सेक्शन 2 सबसेक्शन 21, ये तो मैंने आप लोगों को बताया कि गारंटी कंपनी, शेयर्स में लाइबिलिटी लिमिटेड, ऐसी एक कंबाइंड और बता सकते हो आप, और वो कंबाइंड कंपनी बन सकती है। आप लोगों ने बोल दिया कि नहीं हमारी तो कंपनी कैसी होगी, लिमिटेड बाय शेयर्स एंड ऑल्सो गारंटी। तो उस केस में अगर आपकी कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स एंड गारंटी बोथ है तो कोई बात ही नहीं। इस केस में अनपेड अमाउंट ऑफ शेयर्स के लिए भी आप लायबल रहोगे, लेकिन ये ड्यूरिंग द लाइफ टाइम कभी भी बुलवा सकते हो, और यू विल बी हेल्ड लायबल फॉर द अमाउंट गारंटीड एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन एज पर द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। तो यहां पर दोनों ही बात हो गई, ठीक है। अब ये जितनी भी बातें हम लोगों ने करी है, इसके बीच में एक बात और है कि अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन बोलता है कि बस बहुत हुआ, अब मैं ये शेयर ट्रांसफर करना चाहता हूं, तो मैं अब आप लोगों को एक और क्वेश्चन पूछता हूं। Whatever transfer is made by one person to another, आप सोचो कोई प्रॉपर्टी आप ट्रांसफर करते हो, मैंने आप लोगों को सेल ऑफ गुड्स एक्ट भी पढ़ाया है। अगर एक पर्सन अपनी ओनरशिप की प्रॉपर्टी किसी और को ट्रांसफर करता है, तो क्या नेक्स्ट पॉइंट क्या वो पर्सन ट्रांसफर तो करता है तो राइट्स तो देता ही है, क्या ऑब्लिगेशंस भी ट्रांसफर करता है? बाय डिफॉल्ट उन दोनों के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उसके बेसिस पे उन लोगों को अंडरटेकिंग देनी पड़ेगी। और अंडरटेकिंग क्या देनी पड़ेगी कि पहले अगर आप लोगों के 7 रुपीज पेड अप शेयर है, उसके बाद 10 रुपीज का शेयर आपको मिल रहा है, तो 3 रुपीज जाहिर सी बात है इट इज इंप्लाइड कि इट विल बी द लाइबिलिटी ऑफ द ट्रांसफरी, जिसको आपने ट्रांसफर किया है। और ये ट्रांसफर ऐसे नहीं हुआ बोल करके हो गया, लिख करके हो गया। आजकल के जमाने में तो डीमैट फॉर्म चल रहा है, एक चीजें मतलब आप लोगों को वैसे फुल्ली पेड अप ही रहता है, लेकिन अगर मान लो कोई आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी होती है तो वो अंडरटेकिंग देना पड़ेगा एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर। और आप लोग जब सीए इंटरमीडिएट में आएंगे तो मैं बताऊंगा ट्रांसफर और ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स कैसे होता है। बकायदा ट्रांसफर डीड से होता है, ऐसे नहीं कि आपने बस यहां से बोला ट्रांसफर हो गया। ये ट्रांसफर लॉज होता है कंपनी में। मैंने बोला है कि शेयर होल्डर और मेंबर्स में डिफरेंस है, तो चलो आज इतनी बात हुई है तो मैं बहुत दिनों से बार बार बोल रहा हूं मेंबर शेयर होल्डर। तो आज अगर आप बोलो तो मैं मेंबर्स और शेयर होल्डर का बेसिक डिफरेंस आपको बता दूं। आर यू रेडी? जब ट्रांसफर की बात हुई है तो आज मैं आपको मेंबर्स और शेयर होल्डर का डिफरेंस बता देता हूं, ठीक है। सुनिएगा, मेंबर्स और शेयर होल्डर्स के डिफरेंस में अगर मैं बात करूं तो एक पॉइंट सुनिए। कंपनी जब भी इनकॉर्पोरेट होती है, जैसे मैंने आपको बोला मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बेसिकली एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो कंपनी इनकॉर्पोरेशन के समय अगर नहीं दिया गया तो कंपनी कभी इनकॉर्पोरेट ही नहीं होगी।
इतना इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है. सो इट इज द बेसिक एज वेल एज द इंपॉर्टेंट प्रिलिमिनरी डॉक्यूमेंट. वैसे ही हर कंपनी को इनकॉर्पोरेशन के समय एक रजिस्टर ऑफ मेंबर बनाना पड़ेगा. क्या बनाना पड़ेगा? रजिस्टर ऑफ मेंबर. एज सून एज कंपनी का गठन हुआ, कंपनी का इनकॉर्पोरेशन हुआ, तो रजिस्टर ऑफ मेंबर बनाना पड़ेगा एंड दैट इज कंपल्सरी एज पर द कंपनीज एक्ट. अब रजिस्टर ऑफ मेंबर्स आप बनाते हो, क्या करोगे इस रजिस्टर में मालूम है? आप सीरियल नंबर, नेम ऑफ द मेंबर, नंबर ऑफ शेयर्स हेल्ड. जैसे अनिरुद्ध गुप्ता 10,000 शेयर, तो आप लोग लिखेंगे अनिरुद्ध गुप्ता 10,000 शेयर्स. फोलियो नंबर, फोलियो नंबर का मतलब होता है वो जो शेयर्स इशू करे हैं उसका कौन सा रजिस्टर्ड फोलियो नंबर है एंड इट शुड बी सीक्वेंशियली नंबर्ड. वैसे अब डीमैट फॉर्म में आ गया. पहले किसी जमाने में 1 to 10, 10 to 15 और 15 to 500, इस तरीके से आप लोगों को उसकी सीक्वेंशियली, सीरियली ऑर्डर नंबर करना पड़ता है और आप लोगों को वो फोलियो नंबर्स चढ़ाने पड़ते हैं और इशू करना पड़ता है शेयर सर्टिफिकेट. क्या इशू करना पड़ता था? पहले फिजिकल, फिजिकल फॉर्म में सर्टिफिकेट्स आते थे, लेकिन अब फिजिकल फॉर्म में सर्टिफिकेट्स तो नहीं आते हैं. अब तो डीमैट, डीमटेरियलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज हो गया है. डायरेक्ट आपके बैंक अकाउंट में उतना दिखने लग जाता है. सो मेरा आपको यह कहना है कि ये जो रजिस्टर आप मेंटेन करते हो, क्या ये हर कंपनी को करना है? बोलो यस और नो. अब मेरे नाम पर 10,000 शेयर्स थे किसी कंपनी में. कंपनी का नाम आप अपने हिसाब से कोई भी रख लीजिए, पप्पू लिमिटेड या कुछ भी, वट एवर यू वॉन्ट. सॉरी. अब जैसे ही आपने ये शेयर्स मेरे नाम पे है, अब जैसे ही मुझे लगता है कि मैं 10,000 शेयर्स में से आई वॉन्ट टू ट्रांसफर, आई वॉन्ट टू सेल 2,500 शेयर, मैं 25% 2,500 शेयर्स सेल करना चाहता हूं, बेचना चाहता हूं. किसको मैं देना चाहता हूं? क्या नाम है आपका? व्हाट इज योर नेम? सर मेरा नाम तो एक्चुअली एलिजाबेथ है. हाँ, कौन सा बात नहीं, एलिजाबेथ. आप एलिजा बोल सकते हो मुझे, आप मुझे एलिजा बोल सकते हो. ठीक है, तो एलिजा जी, आप को मैं ट्रांसफर कर देता हूं. तो ठीक है, कैसे क्या? एक्चुअली अभी जो ये शेयर तो मैंने खैर 10 रुपीज पर शेयर में लिया था. मार्केट वैल्यू इसकी 100 रुपीज पर शेयर है. सो आई विल बी ट्रांसफरिंग 2,500 शेयर इंटू ₹100. सो आप मुझे अमाउंट दे दीजिए 100 इंटू 2,500. तो टोटल कितना हो गया? 2,500 इंटू 100, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 2,50,000. ठीक है, तो आपने 2,50,000 रुपीज मुझे दे दिए. ये लीजिए मैम, ये आपका एलिजा, ये आपके लिए शेयर्स. सो इधर से मुझे मिला पैसा, उधर से मैंने इशू कर दिए शेयर्स. अब मैंने क्या बकायदा एक स्टैम्प पेपर लिया, स्टैम्प पेपर लेकर के आपको ट्रांसफर कर दिए, है ना. अब जैसे ही मैंने ट्रांसफर किया आपको कोई शेयर, है ना, इधर से लिया मैंने आपसे पर्टिकुलर कोई अमाउंट, और वो अमाउंट रिसीट करके मैंने आप लोगों को ओनरशिप दे दी शेयर्स की. जैसी मैंने ओनरशिप आपको दी, नाउ आई वांट टू आस्क यू अ सिंपल क्वेश्चन. ओके, अभी ठीक है. बैटरी लैपटॉप की लो हो गई थी. यस, अभी ठीक है. चलिए, सो क्या बोला मैंने आपको? हाँ, मैंने दे दिया आपको ओनरशिप. मैं आपसे पूछता हूं कि आप लोगों ने कंसेशन दे दिया? आप मतलब आपकी एलिजा ने मुझे कंसेशन दे दिया. क्या मैंने उसको डॉक्यूमेंट टू टाइटल दे दिए, मैंने शेयर सर्टिफिकेट दे दिए, मैंने सेल डीड लिख ली और मैंने उसको बोल दिया कि ये लीजिए शेयर्स? दे दिया.
अब आज की तारीख में बेनिफिशियल ओनर कायदे के हिसाब से किसे होना चाहिए? आज कौन होना चाहिए ओनर? कौन? एलिजा? क्या एलिजा के नाम पे 2500 शेयर मैंने दे दिए कंसेशन लेकर के? लेकिन कंपनी का जो रजिस्टर ऑफ मेंबर बनाया था उसमें 10,000 शेयर्स, फोलियो नंबर ये किसके नाम पे दिख रहे हैं? अनिरुद्ध गुप्ता के नाम पे। क्या अनिरुद्ध गुप्ता आज भी रजिस्टर्ड ओनर है? क्या आज भी अनिरुद्ध गुप्ता रजिस्टर्ड ओनर है? क्या आज अगर कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर कर देगी, क्या डिक्लेयर कर देगी? डिविडेंड डिक्लेयर कर देगी, तो मैं आपसे पूछता हूं, अगर कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर कर रही है तो किसको मिलेगा डिविडेंड? डिविडेंड मतलब शेयर इन द प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी। किसको मिलेगा? एलिजा को मिलेगा 2500 शेयर वाला, कि मुझे मिलेगा 10,000 शेयर्स वाला? मुझे ही मिलेगा, क्योंकि आज भी कंपनी सिर्फ मुझे जानती है, आज भी कंपनी के रजिस्टर में मेरा ही नाम लिखा है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? तो रजिस्टर ऑफ मेंबर में मेरा नाम लिखा है, तो आई एम अ मेंबर इन द रिकॉर्ड्स ऑफ द कंपनी। आर यू गेटिंग द पॉइंट? और देखा जाए तो शेयर होल्डर कौन है? एलिजा। 2500 शेयर्स की अगर मैं बोलूं कौन मालिक है, वो है एलिजा। और अगर ओनर की बात, भाई ओनर भली वो है, लेकिन मेंबर के तौर पे अभी भी मैं भी रजिस्टर्ड हूं। अच्छा, एक बात और बताइए, ये मेरा नाम कंपनी के रिकॉर्ड्स में अभी अभी अवेलेबल है, तो आज की तारीख में डिविडेंड्स मुझे मिल रहा है, किसी प्रकार की मीटिंग कॉल हो गई, एनुअल जनरल मीटिंग, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, कोई भी मीटिंग कॉल करी है कंपनी ने, बोले चलिए इस बुक्स में आज देखिए हमारे रजिस्टर में कितने मेंबर्स हैं, बोले सर अभी तो 5 लाख में, ठीक है सबको कॉल करिए, हमारी मीटिंग है, एनुअल जनरल मीटिंग। वो मीटिंग का नोटिस किसे आएगा? मुझे या एलिजा को? जाहिर सी बात है मुझे, एलिजा को नहीं जाएगा, बिकॉज मेरा नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में है, सो आई विल बी ट्रीटेड एज मेंबर। तो अब जरा मुझे बताओ, ये मैडम ने पूरा पैसा दे दिया तो प्रॉफिट एंजॉय क्यों नहीं कर रही है? कंपनी की मीटिंग में क्यों नहीं जा पा रही है? क्योंकि आप लोगों ने ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप की फॉर्मेलिटी करते समय एक इंपॉर्टेंट काम नहीं किया, ट्रांसफर रजिस्टर नहीं करवाया। पॉइंट टू बी नोटेड। यहां से ही मैंने आप लोगों को पढ़ाना चालू किया था। ट्रांसफर रजिस्टर करवाने के लिए आप लोगों को डॉक्यूमेंट टू टाइटल मतलब शेयर सर्टिफिकेट, उसके साथ एक ट्रांसफर फॉर्म, ट्रांसफर डीड बोलते हैं हमारी कंपनी लॉ की लैंग्वेज में, ट्रांसफर डीड एक साइन करवा करके ट्रांसफर की डिटेल, ट्रांसफरर की डिटेल, कितने शेयर ट्रांसफर करे, कौन सा फोलियो नंबर है, वो पूरा सिस्टमैटिकली फिल करके किसको देना पड़ेगा? कंपनी के रिकॉर्ड्स में। क्या कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस पे भिजवाना पड़ेगा? फिर कंपनी बोलेगी अच्छा 10,000 शेयर्स वाले मिस्टर अनिरुद्ध, 2500 मिस एलिजा को ट्रांसफर कर रहे हैं। तो ठीक है, अब क्या कर रही है कंपनी? अगर कंपनी प्रॉपर सेटिस्फाइड है तो कंपनी उसको रजिस्टर कर लेगी, रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रांसफर डीड, माइंड माय लैंग्वेज, रजिस्टर कर लेगी। एज सून एज कंपनी ने रजिस्टर कर लिया तो कंपनी अब क्या करेगी? मुझे अफ्रेश 7,500 के ओनरशिप के लिए मेंबर के रजिस्टर में नोट कर लेगी और सर्टिफिकेट इशू कर देगी। और मैडम को बोले तो एलिसा को 2,500 के लिए नाम मेंबर्स के तौर पे लिख लेगी और उसको फ्रेश सर्टिफिकेट इशू कर देगी फॉर 2,500 शेयर्स। अभी बोलो, क्या ये बात समझ में आ गई? तो क्या अब मुझे 7,500 का ओनर एज अ मेंबर माना जाएगा और अब मेंबर बनेगी एलिजा भी 2,500 शेयर के लिए। सो क्या अब एलिजा का नाम भी रजिस्टर ऑफ मेंबर में चले गया? तो अब एलिजा को शेयर होल्डर बोलोगे कि मेंबर बोलोगे?
पहले वो सिर्फ शेयर होल्डर थी, अब वो क्या बन गई? मेंबर। तो आप लोगों को मैं इतने दिनों से बोल रहा था शेयर होल्डर मेंबर में डिफरेंस है, आज समझ में आ गया। अब एक बात सुन लेना, पूरे कंपनीज एक्ट 2013 में, पूरे कंपनी एक्ट 2013 में आपको हमेशा मेंबर ही यूज किया जाता है, शेयर होल्डर बहुत कम यूज किया जाता है। एवरी टाइम आप लोगों को क्या यूज किया जाएगा? मेंबर। सो मेंबर्स ही काम में आएंगे, मेंबर्स ही मीटिंग में आएंगे, मेंबर्स ही डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं, मेंबर्स को ही डिविडेंड मिलेगा। क्लियर है? तो यहां पर मैंने आप लोगों को एक डिस्कशन जो बड़ा पहले का पेंडिंग होना चाहिए वो मैंने आप लोगों को बता दिया। चलिए अब जरा मैं और आगे चलता हूं और फिर मैं नेक्स्ट पॉइंट। हेलो हाँ सर, हेलो हाँ सर, ठीक है सर, मैं क्लास के 15 मिनट में करता हूं। तो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स और कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी बोथ, ये हो गया हमारा। सो लिमिटेड बाय शेयर्स, लिमिटेड बाय गारंटी, लिमिटेड बाय शेयर्स, गारंटी बोथ हो गया। अब एक और क्लासिफिकेशन पे आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी, और वो है अनलिमिटेड कंपनी। जरा मैं फोर्थ क्लासिफिकेशन लिख देता हूं लाइबिलिटी के आधार पर। सेक्शन 2 सबसेक्शन 92 में कंपनी जो कि अनलिमिटेड है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी, इसका डिस्कशन जो हमें करना है ये करना है सेक्शन नंबर 2 सबसेक्शन 92। सो इट इज अनलिमिटेड कंपनी। सो व्हाट इज अनलिमिटेड कंपनी, इसकी डिस्कशन करते हैं। डिस्कशन अनलिमिटेड कंपनी का ये है, अनलिमिटेड कंपनी का डिस्कशन ये है कि यहां पर कंपनी की लाइबिलिटी अनलिमिटेड हो सकती है। सो आप लोग मुझे क्वेश्चन करेंगे कि सर आपने तो कैरेक्टरिस्टिक्स बताया था कि लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी ही होती है। यस, आप लोगों को याद आ रहा है? तो मैंने आप लोगों को जब पढ़ाया था कंपनी, भाई फीचर्स में, कैरेक्टरिस्टिक्स में, कि लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी होती है, कंपनी की लाइबिलिटी लिमिटेड होती है, लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ शेयर्स, टू द एक्सटेंट ऑफ गारंटी, या टू द एक्सटेंट ऑफ शेयर्स एंड गारंटी बोथ। तो फिर मैंने उसी समय आपको बताया था, मैं एक क्लासिफिकेशन बाद में बताऊंगा अनलिमिटेड कंपनी का। ठीक है, जनरली प्रैक्टिकली ऐसा बहुत रेयरेस्ट, वैसे तो सिर्फ क्लासिफिकेशन है, मैं आपको समझा रहा हूं, लेकिन ऐसा जनरली होता ही नहीं है। लेकिन फिर भी हम इसको क्लासिफिकेशन को दिया है, हमारे डेफिनेशंस में दिया है, सेक्शन 2 सबसेक्शन 92 में दिया है। तो मैं आप लोगों को बताता हूं अनलिमिटेड लाइबिलिटी कब हो सकती है। जैसा मैंने बोला कंपनी लिमिटेड लाइबिलिटी के ही लिए बनती है, तो आप लोग आज भी यही माने, मैंने अनलिमिटेड लाइबिलिटी लिख जरूर दिया है। जब तक कंपनी का एग्जिस्टेंस है, जब तक कंपनी का वाइंडिंग अप नहीं हो रहा है, जब तक कंपनी का एग्जिस्टेंस है, जब तक कंपनी का वाइंडिंग अप नहीं हो रहा है, तब तक टिल दैट डेट कंपनी की लाइबिलिटी लिमिटेड ही होगी, मेंबर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड ही होगी। मतलब जब तक कंपनी का लाइफ टाइम है, कंपनी का एग्जिस्टेंस है, सो ऑल द मेंबर्स विल बी हेल्ड लायबल टू द एक्सटेंट ऑफ द अमाउंट गारंटीड और द अनपेड अमाउंट ऑफ द शेयर्स एज द केस में बी। जितना आप लोगों ने बोल रखा था हमारी लाइबिलिटी है, उतनी ही लाइबिलिटी लिमिटेड ही रहेगी। कब तक? जब तक कंपनी का वाइंडिंग अप नहीं हो जाता। अगर कंपनी का वाइंडिंग अप हो गया और अब
वाइंडिंग अप होने के बाद कंपनी ही नहीं रही, क्योंकि कंपनी खत्म हो चुकी है। अब एक केस ऐसा हो सकता है जिसमें कंपनी के वाइंडिंग अप होने के बाद, जब आप लोग वाइंडिंग अप की पूरी प्रोसीजर कर रहे हो, असेट सेल कर रहे हो, असेट में से लाइबिलिटी का पेमेंट कर रहे हो, लाइबिलिटी का पेमेंट करते हुए अगर कभी कोई डिफिशियंसी, कमी आ गई, मतलब टोटल असेट्स ऑफ द कंपनी, टोटल प्रॉपर्टी ऑफ द कंपनी निकली 10 करोड़ और लाइबिलिटी ऑफ द कंपनी निकली 25 करोड़, तो कितने की डिफिशियंसी आ गई? 15 CR। ऐसे केस में अगर जनरल कुछ होता तो वहीं के वहीं वाइंडिंग अप करके खत्म कर देते, क्योंकि कंपनी लाइबल होती है और मेंबर लाइबल नहीं होते। मेंबर उतने ही लाइबल होंगे जितना बोला है। हाँ, उनसे अनपेड अमाउंट ऑफ शेयर्स बुलवा लो, वाइंडिंग अप में अगर कुछ अनपेड अमाउंट है वो बुलवा लो, या कोई गारंटीड अमाउंट है, गारंटी कंपनी है, वो बुलवा लो और उससे पैसा दे दो। अब इसके बाद अगर और कोई लाइबिलिटी बची तो वहीं के वहीं सेट ऑफ करके वहीं के वहीं खत्म करना पड़ेगा, क्योंकि मेंबर्स विल नॉट बी हेल्ड पर्सनली लाइबल, लिमिटेड लाइबल ही होते हैं। ये बात हो गई। अब अगर एक कंपनी बनती है, जो कि कंपनी में हम लोग अनलिमिटेड कंपनी के तौर पे देख रहे हैं, तो जब तक कंपनी का एग्जिस्टेंस है तब तक लिमिटेड लाइबिलिटी कॉन्सेप्ट ही रहता है। कंपनी के वाइंडिंग अप के बाद ये मेंबर्स आगे रह करके बोलते हैं कि यस, अगर कंपनी का वाइंडिंग अप हो गया है तो वाइंडिंग अप होने के बाद हम लोग डिफिशियंसी के अमाउंट के लिए भी लायबल रहेंगे। हम लोग डिफिशियंसी के अमाउंट के लिए भी लायबल रहेंगे, बट ओनली आफ्टर ऑल द पेमेंट मेड फ्रॉम द property of the company. After utilizing all the property of the company, if any such deficiency arise, which is beyond the total property of the company, and there is nothing available at that particular moment of time, at that particular winding up, then if there is nothing left with the company, then we, the members, take the responsibility, take the liability to pay the outstanding amount at the time of winding up. अगर ये सारे लोग अंडरटेकिंग दे दे कि yes, we will be held liable after the winding up for the amount, if any left after the utilization या application of the assets. अगर आपके एप्लीकेशन या पूरे assets डिस्पोज करने के बावजूद अगर पूरी लाइबिलिटी डिस्पोज ऑफ नहीं हो पाती है, तो उतनी लाइबिलिटी के लिए इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप हम लाइबल रहेंगे। अगर ये सारी बातें आप कर लेते हैं तो मान लिया जाएगा कि आप लोग लाइबल हो गए पर्सनली भी, बट आफ्टर वाइंडिंग अप, आफ्टर पेमेंट ऑफ ऑल द डेट्स, आफ्टर यूटिलाइजिंग ऑल द असेट्स। इस केस में हम बोलेंगे आप अनलिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी हो। बट जनरली ऐसा कौन करेगा? सोचो, कोई मेंबर ऐसा करेगा? बट यही है कि अगर कोई कॉन्फिडेंस गैदर करना है, मार्केट में ये बताना है कि आप लोग बेफिक्र रहो, तो बात अलग है, नहीं तो जनरली ऐसा नहीं होगा। अब आप लोग बोलोगे कि सर ये सारी बातें करने के लिए क्या हम सभी लोगों को मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में नोटिफाई करना पड़ेगा? यस, जैसे आप लोगों ने 4th क्लॉज ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन किया, वैसे ही 5th क्लॉज ऑफ मेमोरेंडम होती है कैपिटल क्लॉज। तो आप लोगों को अभी बता देता हूं कि अगर अनलिमिटेड कंपनी है सेक्शन 2 सबसेक्शन 92 के हिसाब से, तो आप लोगों को ये जो डिस्कशन करना है विद रिस्पेक्ट टू लाइबिलिटी, ये लाइबिलिटी क्लॉज एज वेल एज कैपिटल क्लॉज में लिखना पड़ेगा कि यहां पर कैपिटल कंपनी का इतना है, लेकिन इवन इफ
अगर वाइंडिंग अप में ये कैपिटल शॉर्ट पड़ गई तो वी विल बी हेल्ड पर्सनली लायबल। ये पॉइंट ऐड करना पड़ेगा लाइबिलिटी एज वेल एज कैपिटल क्लॉज में। अगर आप वो कैपिटल क्लॉज में ऐड करते हैं तो जाकर के ये कंपनी अनलिमिटेड कंपनी के तौर पे देखी जा सकती है। बट फिर भी मैं बोलूं, कहने के लिए अनलिमिटेड कंपनी है, बट टिल कंपनीज एग्जिस्टेंस, जब तक कंपनी जीवित है तब तक इस प्रकार का कोई कॉन्सेप्ट काम में नहीं आएगा। समझ में आया? वो सब कुछ कब होगा, लाइबिलिटी अनलिमिटेड भी कब होगी, ओनली इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप। सो आज मैंने आप लोगों को जो क्लासिफिकेशन बताया है दोस्तों, वो मैंने 4 क्लासिफिकेशन देखा जाए तो बताए, लेकिन ये ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी है। ठीक है, कौन से? ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी। कितने हो गए? कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स सेक्शन 2 सबसेक्शन 22, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी सेक्शन 2 सबसेक्शन 21, और एज वेल एज शेयर्स एज वेल एज गारंटी बोथ, एंड द थर्ड वन या फोर्थ वन अनलिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी, जो कि सेक्शन 2 सबसेक्शन 92 में है। ये सारा डिस्कशन मेरे नोट्स में आज आप देख लीजिएगा। एंड आफ्टर कंप्लीटिंग दिस डिस्कशन, जैसे ही आप ये पूरा डिस्कशन कंप्लीट करें, उसके बाद आप लोग स्टडी मटेरियल भी देखिएगा, और जैसे स्टडी मटेरियल कंप्लीट होगा फिर हम लोग, आप एवरीडे बेसिस पे देखते हैं ना, तो आप रोज उसको कंप्लीट करिएगा तो आप लोगों को क्लैरिटी मिल जाएगी। नाउ कल हम ऑन द बेसिस ऑफ मेंबरशिप चालू करेंगे। बड़ा इंपॉर्टेंट डिस्कशन है। पब्लिक कंपनी देखेंगे, प्राइवेट कंपनी देखेंगे, और 1 पर्सन कंपनी, बिल्कुल नई कंपनी जो अभी अभी इंट्रोड्यूस हुई है हमारे कंपनीज एक्ट 2013 से। ठीक है, ठीक है, तो यहां तक किसी को कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं है। ओके